हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो हम लोग फिलहाल स्टार्ट करते हैं भाई जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है भाई, दैट इज कॉल्ड GOC। ठीक है, हम लोग फिलहाल जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC। ठीक है भैया, GOC। ठीक है ना भाई, बोलो। चलो अब यहां देखो यार, जब हम लोग पढ़ने में इसमें GOC में क्या है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम देखते हैं ना, सबसे पहले जब भी हम देखने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्या भाई, वो कोई भी कंपाउंड्स जो किसी प्लांट या फिर एनिमल से ऑब्टेन्ड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी वो कोई भी सब्सटेंस जो किसी ऑर्गेनिक के बॉडी के अंदर पाया जाता है, इनसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और उसी के स्टडी को हम बोलते हैं, केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको, उसी को हम बोलते हैं भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर है, वो सिंपल सी बात है, वो किसी न किसी लिविंग बीइंग से रिलेटेड है, किसी सजीव से रिलेटेड है, या तो उसके बॉडी पार्ट्स में पाया जाएगा, या उसके बॉडी का स्केलेटल सब्सटेंस हो, या किसी प्लांट से पाया जाए। ठीक है ना भाई, या तो किसी प्लांट का एग्जांपल ले लो भाई, जैसे अल्कोहल हो गया, जो भी आपको मिलता है, तुलसी का जैसे पत्ता एग्जांपल ले लो, जैसे चाय में आप यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो ये सब आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए। तो उसमें होता क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सब उसको पढ़ते क्यों है, ताकि हम आने वाले समय में जो मेडिसिन से रिलेटेड कैसे क्या बनता है, किसका क्या है, जो वो सब जानने के लिए। ठीक है ना। तो अब इसमें हम लोग देखो कुछ इफेक्ट पढ़ते हैं, सीधे मैटर साफ साफ है, कुछ इफेक्ट पढ़ते हैं। क्या है, क्या पढ़ेंगे भाई? कुछ इफेक्ट। जैसे एक एग्जांपल, जैसे पहला जो इफेक्ट हम यहाँ फिलहाल दोस्त पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। ठीक है, तो एक जो हम पढ़ेंगे फिलहाल, जो दोस्त पढ़ेंगे वो रेजोनेंस पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? रेजोनेंस। दूसरा जो हमारा इफेक्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट। थर्ड आपका जो पढ़ोगे दोस्त वो हाइपर कंजुगेशन। फोर्थ जो आप पढ़ोगे दोस्त, दैट इज एरोमैटिक। फिफ्थ अगर बात किया जाए, मान लो सर एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे। बस यही हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर वैसे देखा जाए तो इसमें बहुत से इफेक्ट हैं, जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, SIR स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, आर्थो इफेक्ट। एक होता है SIP स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशंस। ठीक है ना भाई। लेकिन अभी फिलहाल हम बस इतना कर सकते, जो मेन इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में जब हमें मौका मिलेगा कभी, हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अलग से पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हम अलग से पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल जो हम स्टार्ट करने चाहते हैं भाई, जो स्टार्ट करना चाहते हैं फिलहाल, अभी हम वो पढ़ना चाहते हैं दोस्त रेजोनेंस। अभी हम क्या पढ़ना चाहते हैं? रेजोनेंस। ठीक है ना भाई। अभी हम फिलहाल किस पर फोकस करना चाहते हैं? रेजोनेंस पर। देखो इसी का एक और नाम भी होता है मेजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम ये मान के चलते हैं सर कि रेजोनेंस बोलो या फिर मेजोमेरिक बोल दो, उसमें कोई मैटर नहीं है, आपके ऊपर है। चाहे आप रेजोनेंस बोल दीजिए, चाहे मेजोमेरिक बोल दीजिए। ठीक है ना भाई। चलो अब सर समस्या थी, सर रेजोनेंस हम यहाँ पढ़ेंगे क्यों, उसको समझते हैं थोड़ा सा कि सर रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं, इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा। देखो जैसे अगर मीथेन की बात कर लिया जाए सर, CH4 का, इसका एक ही लेविस स्ट्रक्चर बनता है, एक लेविस स्ट्रक्चर बनेगा ये। अब इसका सारा एक्सप्लेनेशन इसी से मिल जाएगा, इस मॉलिक्यूल्स के बारे में, किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, किस टाइप का बॉन्ड लेंथ है, किस टाइप का बॉन्ड एंगल है। यानी कुछ भी अगर पूछा जाए, बॉन्ड ऑर्डर कुछ भी अगर आप पूछना चाहते सर, तो पूरा इंफॉर्मेशन एक ही स्ट्रक्चर से मिल जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल मान लो ले लिया हमने अमोनिया का,
सर इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता होगा, सर ये पिरामिडल होता है, sp3 होता है, सब कुछ यहीं से मिल जाता है। ठीक, तो देखो रेजोनेंस की रिक्वायरमेंट क्या पड़ती है। जैसे कोई भी एक मॉलिक्यूल्स हो जिसका एक्सप्लेनेशन हम एक स्ट्रक्चर से नहीं कर सकते, वह मॉलिक्यूल्स जिसका एक्सप्लेनेशन एक ही स्ट्रक्चर से नहीं कर सकते, उस मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है भैया? रेजोनेंस। देखना, जैसे एग्जांपल ले लो उसका, आपने नाम सुना होगा भाई बेंजीन का, C6H6। फार्मूला सब लोगों ने सुना होगा सर। स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे दोस्त तो देखो ये बेंजीन है, कैसे बनेगा, ठीक है। दूसरा जो इसका लेविस स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ, मैं थोड़ा अच्छे से नहीं बना रहा हूं, ठीक है। दूसरा मान लो ऐसे बन गया। अब पहला वाला जो है भाई वो मान लो ऐसे हमने बना दिया। तो एक ही बेंजीन से हमने दो स्ट्रक्चर्स बनाया। अब हुआ सर क्या कि अगर इसको देखा जाए, इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो ये नहीं दे सकता, इसको देखा जाए तो वो एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे सकता। ठीक, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक इफेक्ट की रिक्वायरमेंट हुई, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। तो वो वहां पढ़ते हैं जहां किसी भी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर सर एक से ज्यादा बने। क्या बने? मोर देन वन। तो पहले लिख लो इसको, ठीक है। लिखना, इफ इन अ मॉलिक्यूल, इफ इन अ मॉलिक्यूल, रुक जाओ यार एक सेकंड रुको, मुझे लग रहा है कि आप लोग उल्टा दिख रहा होगा। चलो तो देखो इसमें लिख लेना, इफ इन अ मॉलिक्यूल टू आर मोर देन टू आर मोर देन टू structure are possible, to a structure possible, ठीक है, structure possible then resonance is present in it। तब उसमें क्या प्रेजेंट होगा भाई? रेजोनेंस प्रेजेंट होगा। चलो अब थोड़ा एग्जांपल देखते हैं भाई इसमें, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग रेजोनेंस खेल लिया जाए थोड़ा। जैसे हमने कहा भाई कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर कितना बन जाए भैया? मोर देन वन। कितना बने भाई? मोर देन वन। जैसे एग्जांपल देखो, आपने सर नाम सुना होगा ओजोन का, और ये एक ही जगह आपको मिलेगा सर इसका स्ट्रक्चर्स केमिकल बॉन्डिंग में। जब एनसीईआरटी आप देखोगे सर, केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन आपको मिलेगा। बोलो भाई। अब यहां देखो मैटर क्या है भाई स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन में। जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे देखो, एक ऐसे बनेगा और दूसरा स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनता है। तो एक ही मॉलिक्यूल्स का देखो दो स्ट्रक्चर्स है ना। अब यहां समझना क्या हम कहना चाहते हैं। मान लो अगर हमने ये डायरेक्शन सेलेक्ट किया, यहां पे अगर मान लो हमने कोई डायरेक्शन सेलेक्ट किया ना भाई, क्या सेलेक्ट किया दोस्त? डायरेक्शन। जैसे ये डायरेक्शन, तो आपको डबल बॉन्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? उसी मॉलिक्यूल्स के लिए देखो, अगर आपने सर उसी मॉलिक्यूल्स के लिए अगर आपने इधर से देखा वो डायरेक्शन, सिंगल बॉन्ड मिला ना। इधर से देख लो, अगर मैंने यहां से देखा दोस्त तो डबल बॉन्ड मिला ना भाई। बट उसी मॉलिक्यूल्स में देखो, अगर फिर मैंने यहां से जब देखा सिंगल बॉन्ड मिला ना। बोलो नहीं डिफरेंस है? तो जब किसी भी मॉलिक्यूल्स में इस तरह का डिफरेंस आता है ना, तो उसी को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। यानी ये सब आपस में ये दोनों हो जाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। या हम इसी एक नाम देते हैं कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, या फिर हम इसी को बोलते हैं हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर।
या फिर इसे एक और नाम होता है इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, इमेजिनरी, लगभग इतने इसके नाम होते हैं। या तो आप इसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल दीजिए, या फिर हाइपोथेटिकल बोल दीजिए, या फिर कैनोनिकल बोल दीजिए, या फिर आप इमेजिनरी स्ट्रक्चर बोल दीजिए। ठीक है भैया, एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने जो अपना फेवरेट एग्जांपल लिया था सर C6H6 का। हम लोग इसको बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको? C6H6 को क्या बोलते हैं भाई? बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, थोड़ा यहाँ पे मार्कर साफ नहीं दे रहा है। ठीक है, C6H6 ऐसे, इसको बेंजीन बोलते हैं ना। अब देखो भाई, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखा जाए बेंजीन का, तो देखो इनकी स्ट्रक्चर आपको कैसे मिलेगी दोस्त। बेंजीन 6 मेंबर रिंग होता है, इसमें अल्टरनेट कार्बन बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट कार्बन बॉन्ड। और इनमें देखो स्ट्रक्चर यार मोर देन 1 बनता है। कितना? देखो ये सब बेंजीन के ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, या फिर हाइपोथेटिकल बोल दीजिए, या फिर इमेजिनरी बोल दीजिए, या फिर इसी को कैनोनिकल फॉर्म बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए भाई? कैनोनिकल फॉर्म। इन सब स्ट्रक्चर को हम लोग जो नाम देते हैं, देखो यहाँ पे सर इसी को बोलते हैं, या तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल दीजिए, या फिर इसको आप हाइपोथेटिकल बोल दीजिए, या फिर आपको दोस्त इसी को इमेजिनरी बोल दीजिए, या फिर आप इसी को भैया कैनोनिकल बोल दीजिए। अब यहां हुआ क्या भाई, अगर हमको किसी भी एक मॉलिक्यूल्स का एक्सप्लेन करना हो, तो जब इतने ज्यादा स्ट्रक्चर्स हो तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तब हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए, हम इसे एक्सप्लेन करने की किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? रेजोनेंस की। किसकी हेल्प? रेजोनेंस का हेल्प लेना पड़ेगा। अब यहाँ थोड़ा सा देखो, एक मैटर होता है यहाँ पे थोड़ा सा, इसको हम बोलते हैं 37%। कितना? 37%। और इन दोनों को हम बोलते हैं केकुले स्ट्रक्चर, केकुले स्ट्रक्चर। और इन तीनों को बोलते हैं डेवाल। ठीक है, डेवाल स्ट्रक्चर। तो हम लोग अगर अपने सिलेबस में देखा जाए, तो हम लोग को जब भी मिलेगा बेंजीन का केकुले स्ट्रक्चर ज्यादा मिलता है। आपने अगर कोई साइड से अगर बुक देखोगे तो वहां पे आपको ये सब स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। यहां पे देखो, इनको देखा गया सर, इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो 6.3%। ये 6.3%, इसका बहुत लो होता है, बहुत ही कम होता है ना, लगभग बहुत कम होता है। अब यहाँ देखो ये है क्या, पहले इनका नाम तो जान गए ना सर, या तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल दीजिए, हाइपोथेटिकल बोल दीजिए, इमेजिनरी बोल दीजिए, कैनोनिकल बोल दीजिए। समझ गए? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल दीजिए, हाइपोथेटिकल बोल दीजिए, कैनोनिकल बोल दीजिए, इमेजिनरी बोल दीजिए। अब इसमें क्या किया गया कि सर हमें एक्सप्लेन करने के लिए फिर इन सबको मिक्स कर दिया गया, हाइब्रिडाइज कर दिया गया। इन सबको क्या कर दिया गया? हाइब्रिडाइज करके एक नया बेंजीन बनाया गया, एक नई स्ट्रक्चर बनाएंगे, सबको मिक्स करके उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे। ठीक है, या इसी को हम लोग कभी दोस्तों लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, इसी को हम कभी लिख देते हैं ऐसे। ठीक, अब इसको देखो हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। और यहां देखिए हमने कहा था इमेजिनरी है, तो इसको हम रियल स्ट्रक्चर बोलते हैं, रियल स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहां जब स्टेबिलिटी हम देखते हैं ना सर, स्टेबिलिटी अगर हमको देखना होता है सर, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है इसमें स्टेबिलिटी क्या होगा, तो उसके कंट्रीब्यूशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी सर जिसका कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा उस हाइब्रिड में उसका वो यहाँ पे उतना कंट्रीब्यूशन होगा, यानी इसका जितना कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा वो ही इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। और अगर हम एक वर्ड हमको मिलेगा सर स्टेबिलिटी, क्या मिलेगा? स्टेबिलिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंट्रीब्यूशन के। किसके भैया? कंट्रीब्यूशन के। ठीक है, कि सर स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंट्रीब्यूशंस के। यानी अगर इन स्ट्रक्चर्स में देखा जाए सर, तो वो स्ट्रक्चर्स, वह स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, उससे स्टेबल जो बनेगा स्ट्रक्चर हाइब्रिड, उतना स्टेबल बनेगा जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा। अब डिफरेंस देखो क्या है भाई,
अगर हम यहां पे देखते हैं सर, यहां सिंगल बॉन्ड है और यहां देखोगे तो डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। इसलिए बेंजीन हम एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर नहीं बता सकते, तब हम इसको हाइब्रिडाइज कर देंगे सर, तो यहां जो बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा वो आपको सर ना सिंगल ना डबल दोनों के बीच का 1.5 बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा। कितना बॉन्ड ऑर्डर? 1.5। दूसरा देखो सर, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम और 1.20 एंगस्ट्रॉम। अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1.54, डबल बॉन्ड है तो 1.34 और ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका 1.20। तो जैसे जैसे बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है, देखो बॉन्ड लेंथ घट रहा है ना, तो बेंजीन में जो बॉन्ड है वो लगभग सिंगल और डबल के बीच का है ना, इसलिए यहां पे जो बॉन्ड लेंथ आएगा सर 1.39 एंगस्ट्रॉम। बेंजीन में कितना आएगा जो हाइब्रिड है सर? 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो जब भी सर हमसे सवाल पूछेगा कि भाई बेंजीन का बताओ, तो सर बेंजीन में ये बताना बॉन्ड ऑर्डर 1.5, और अगर बॉन्ड लेंथ बोला जाए सर 1.39 एंगस्ट्रॉम। और अगर कभी कोई पूछ देगा सर किसके किसके बीच में है, तो अल्केन और अल्कीन के बीच में आता है, अल्केन और अल्कीन के बीच में आता है, ठीक है। इतना नोट करो पहले। अब जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं या हाइब्रिड की बात करेंगे सर, तो जिसका कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होता है रेजोनेंस हाइब्रिड में। लिख लीजिएगा सर, पॉसिबल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म, मतलब यही देखो जो मिला दे रहे हो ना, इन्हीं को क्या लिखोगे सुन लो यार, इन्हीं को मिलाने से जो बनता है इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसे क्या बोलते हैं सर? रेजोनेंस हाइब्रिड। और कहते हैं सर वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, वो हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल होगा जो उससे बनेगा जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इन दोनों का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ना, तो इससे जो हाइब्रिड बनेगा सर ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होता है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर से हमेशा जो हाइब्रिड है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि सर जब ये मिक्स कर देंगे, हाइब्रिडाइज कर देते हैं, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाती है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है भाई, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब थोड़ा हम लोग लिखेंगे सर रेजोनेंस के लिए, एक पॉइंट लिख लो सर, द रेजोनेटिंग फॉर्म विच इज मोर स्टेबल, ये लिख लेना, द रेजोनेटिंग फॉर्म which is more stable, which is more stable, is having greater contribution of, is having greater contribution of ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ टू कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यानी जिसका सर जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उससे जो स्ट्रक्चर्स बनेगा, जो हाइब्रिड बनेगा सर, वो उतना स्टेबल होगा, वो उतना ही स्टेबल होगा। नोट करो भाई। चलो भाई थोड़ा आगे देखा जाए अब, ठीक है। एक स्ट्रक्चर्स और लिख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, इसी में थोड़ा रेजोनेंस का और डिफरेंसेस ताकि कंप्लीट हो जाए, ताकि पढ़ना हम लोग स्टार्ट करें। लिखो, रेजोनेंस इज प्रेजेंट when pi bond
conjugates with pi bond, conjugates with pi bond, comma lone pair, comma positive charge, comma negative charge, comma free radical, etc. एक्सेट्रा। ठीक है सर, रेजोनेंस वहां होगा जहां पे पाई बॉन्ड पाई होना चाहिए, या फिर पाई बॉन्ड पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर पाई बॉन्ड नेगेटिव होना चाहिए, या फिर पाई बॉन्ड लोन पेयर होना चाहिए, या फिर पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल होना चाहिए। पहले ये देख लो सर कि सर ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है रेजोनेंस के लिए कंजुगेशन। मैं ऊपर लिख रहा हूं, जहां भी आप ये देखना सर रेजोनेंस, क्या देख लेना रेजोनेंस, तो वो सबसे जो उसके लिए इंपॉर्टेंट लाइन होगा वो सर कंजुगेशन होगा। क्या होगा? कंजुगेशन। कि सर अगर कंजुगेशन होगा तभी हम रेजोनेंस के बारे में सोचेंगे, अन्यथा अगर कंजुगेशन नहीं है तो हम रेजोनेंस के बारे में नहीं सोचेंगे। रेजोनेंस तभी बोलिएगा, तभी सोचिएगा सर जब कंजुगेशन हो। क्या हो भाई? कंजुगेशन। अगर कंजुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस के बारे में मत बोलिएगा और मत ही सोचिएगा। तो सर देखो, पहले हम अब सबसे पहला इसमें पढ़ते हैं भाई पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड हम लोग ऐसे बोलते हैं पाई गैप पाई कंजुगेशन। पहला ये पढ़ेंगे पाई गैप पाई कंजुगेशन। अब इसमें गैप का मतलब समझाते हैं आपको। ठीक है, देखो यार, पाई का मतलब हो गया कि सर CH2 डबल बॉन्ड CH, जैसे ये देखो सर यहाँ पे एक बॉन्ड मिलेगा पाई बॉन्ड, यहाँ पे क्या मिलेगा पाई बॉन्ड, और बीच में नहीं ना है, तो इसको हम लोग गैप बोलते हैं दोस्त। क्या बोलेंगे भैया? गैप बोलेंगे। हम लोग पाई बॉन्ड को फोकस करते हैं। कुछ बच्चे देखो थोड़ा भी गुस्सा हो जाते हैं यार कि सर यहाँ तो डबल बॉन्ड है तो तुम पाई क्यों बोल रहे हो, डबल बॉन्ड क्यों नहीं बोलते? डबल बॉन्ड सिंगल में वन, फिर डबल बॉन्ड। देखो भैया होता क्या है कि रेजोनेंस में ये जो पाई बॉन्ड होता है ना वो डीलोकलाइज्ड होता रहता है। क्या होता रहता है? डीलोकलाइज्ड, इसलिए इसका नाम रखे हैं पाई बॉन्ड, पाई गैप पाई। दूसरा जो इसमें कंजुगेशन, पहले इसका एग्जांपल देख लो। और भी ये देखो उसके एग्जांपल है। ठीक है, और एग्जांपल देख लो। और एक एग्जांपल देख लो भाई। ये देख लो, ये पाई गैप पाई के एग्जांपल है कि सर यहाँ देख लो, फटाफट देख लो यार। ये पाई बॉन्ड हो गया ना पूरा, ये देखो इधर पूरा पाई बॉन्ड मिल गया ना यहाँ तक, ये बीच में देखो गैप मिल गया दोस्त, गैप। तो अगर कभी भी इस टाइप का कहीं भी अगर आपको सिस्टम मिले भैया तो इसको हम बोलते हैं पाई गैप पाई कंजुगेशन। इसको हम लोग बोलते हैं पाई गैप पाई कंजुगेशन। ये याद रखिएगा कि इस टाइप का कहीं भी मिल जाए तो सीधे हम बोल देंगे पाई गैप पाई कंजुगेशन। सीधे क्या बोल देंगे भाई? पाई गैप पाई कंजुगेशन। और अगर इसके एग्जांपल देखना चाहते हो तो और एग्जांपल देख लो पहले, क्योंकि एग्जांपल यहां कंपलसरी है। ठीक है, देखो इसमें पाई गैप पाई सब में है। देख लो यार, है ना पाई गैप पाई। और भी एग्जांपल देख लो, और भी एग्जांपल देख लो यार। एग्जांपल का बहुत एग्जांपल है, देखो यहाँ पे देखो ऐसे। देखो इस तरह से, इस सब में मुझे लग रहा है समी पाई के पाई कंजुगेशन से। तो इस तरह का सिस्टम आपको जहां भी मिल जाएगा भैया तो आप पहचान जाना कि सर इसमें पाई गैप पाई रेजोनेंस है। क्या पहचान लेना कि सर इसमें पाई गैप
पाई रेजोनेंस है, ठीक है। इस तरफ का कहीं भी मिल जाएगा तो इसमें पहचान लेना कि इसमें सर पाई गैप पाई रेजोनेंस क्या है भाई, पाई गैप पाई, ठीक है। थोड़ा छाप लो इसको तब अगला चले। मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूं ना। चलो अब यहां पर हमें एक चीज सीखना होता है, डी लोकलाइजेशन। हमें क्या सीखना है यहां पे, देखो भाई अब हमको सीखना है सर डी लोकेलाइजेशन। यहां पे क्या हमको सीखना है, डी लोकेलाइजेशन, ठीक है। यहां क्या सीखना है भाई, डी लोकेलाइजेशन, ठीक है। यहां पे क्या सीखना है भाई, डी लोकेलाइजेशन, ठीक है। अब यहां देखो भाई डीलोकलाइजेशन में क्या होगा यहां पे, अब हमको यहां पे ये सीखना होगा, थोड़ा मैं इसको मिटा दे रहा हूं तब समझा रहा हूं। बस यहां देखो सिंपल बस ये सीखना है कि सर ये हम सीधे बस जो मेन मैटर है उसको लिख रहे हैं ना, हम यहाँ हाइड्रोजन को यहाँ लिखे हैं बट यहाँ फोकस नहीं करेंगे क्योंकि उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इसमें देखो होगा क्या कि सर अगर इस बॉन्ड को उठा के यहां शिफ्ट कर दिए तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा इस कार्बन पे। यही सीखना होता है कि सर ये वाला बॉन्ड अगर यहां शिफ्ट कर दोगे तो ये वाला बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। और बस ये सीखना है भाई कि जिसको यहां शिफ्ट करोगे इस साइड, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये देखो बन जाएगा डबल बॉन्ड और इस पर नेगेटिव। उसी तरह से मान लो अगर देखो हमने, मैं इसी को फिर यहां भी लिख रहा हूं, देखो यहां पे अगर हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो ये इधर चला जाएगा ना भैया, बताओ किस पर कौन सा चार्ज आएगा। जब इसको इधर शिफ्ट करोगे, देखो इधर शिफ्ट करोगे तो ये प्लस बन जाएगा और सर ये सिंगल है तो डबल बन जाएगा और ये डबल है इस पर निगेटिव आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। यही यहां पे हमको थोड़ा सा फोकस करना है कि सर यहां पे और भी देखो और आपको समझा रहे हैं। अब जैसे देखो ये वाला एग्जांपल, ठीक है, मैं इसको बाहर निकालता हूं यहां पे, सी एच नहीं लिखूंगा सॉरी, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है, ठीक है ना। बस हमको ये देखना है कि सर अगर आप इसको इधर शिफ्ट करोगे ये इधर चला जाएगा, पहले 4 बना लो। अब सुनना, जब यहां 3 बॉन्ड है ना, उठा के जब एक बॉन्ड को इधर फेंक देंगे सर तो यहां बचेगा पहले 2 बॉन्ड, और जब इधर से इधर फेंकोगे सर यहां पे प्लस हो जाएगा और ये जब यहां फेंकोगे सर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये जब उधर जाएगा तो यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। क्या आ गया भैया, निगेटिव चार्ज। अब अगर मान लो हमने क्या किया सर, अगर इसी को इधर शिफ्ट कर दिया ऐसे, ठीक आ जाएगा इस साइड, और उसी को फिर यहां देखो मैं यहां बना रहा हूं, इधर जब इधर शिफ्ट करोगे यहां पे तो बनेगा डबल बॉन्ड, इस पर आ जाएगा प्लस, और ये जब इधर आएगा तो समझो डबल बॉन्ड इस पर आ जाएगा माइनस। यानी इसको 2 तरफ फेंक सकते हैं, एक बार लेफ्ट और एक बार राइट, ठीक। वैसे देखो मैं इस एग्जांपल को लेकर थोड़ा समझा रहा हूं आपको। अब एक चीज तो आप सीख गए होगे ना कि सर कहां पे प्लस आएगा और कहां पे माइनस आएगा। मैं इसी को देखो यहां सेट कर रहा हूं, थोड़ा एरो में छोटा बना दे रहा हूं ना, देखो यही है ना। तो हमने कहा कि अगर मान लो तुम इसको इधर फेंकते हो तो दोस्त ये इधर चला जाएगा, बोलो। अच्छा इधर शिफ्ट करोगे सर तो ये आएगा पॉजिटिव, ये बनेगा डबल बॉन्ड और ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। और अगर इसी को मान लो तुम इधर शिफ्ट करोगे तो इधर आ जाएगा,
ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज। एक नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम है, साफ नहीं आ रहा दोस्त, परेशान मत होइएगा, हम जल्द ही इसको भी सही कर लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भाई, CN वाला। देखो यहाँ पे फिर वही दिमाग फिर लगाओ कि सर इसको यहां पर शिफ्ट करोगे तो ये इधर आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज और ये आपका पॉजिटिव। अगर सर इधर शिफ्ट करोगे तो इधर चला जाएगा। और देखना यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो नाइट्रोजन है ना। देखो जब उधर शिफ्ट करोगे सर तो ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव होगा और ये डबल बॉन्ड ये आपका निगेटिव चार्ज हो जाएगा। सर ये पॉजिटिव है तो मैं इसको ऐसे बनाना चाहता हूं। नेक्स्ट देखो, हमने नेक्स्ट जो एग्जांपल लिया था वो इसमें ध्यान देना, इसमें एक चीज जो ध्यान देना, वही ध्यान क्या देना है कि सर ये पाई है, ये गैप है, तो यहां पे पाई नहीं है, पाई ऊपर है ना, तो जब इसको इधर फेंकोगे तो ये वाला बॉन्ड इस पर आएगा, ये बन जाएगा। और अगर इसी को आप उधर फेंक दोगे देखो तो इधर चला जाएगा। ठीक है, पहले ऐसे देख लो, जब उधर फेंक देंगे सर तो ये डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक, मैंने इतने स्ट्रक्चर लिखा, इसमें अगर आप ओवरऑल इफेक्ट देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो सर अगर इधर शिफ्ट कर रहे हैं इस साइड में, तो जहां से शिफ्ट कर रहे हैं उस कार्बन पॉजिटिव आ रहा है और लास्ट वाले कार्बन पे निगेटिव आ रहा है। वही देखो जब हमने उधर शिफ्ट किया सर, अगर यहां से शिफ्ट करें तो इस पर पॉजिटिव आ रहा है और लास्ट वाले पे निगेटिव। इसको नोट करो पहले तो। अब देखो यहाँ एक ही मॉलिक्यूल्स का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाना। देखो यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल्स का एक स्ट्रक्चर ये बना और फिर उसी मॉलिक्यूल्स का एक स्ट्रक्चर ये बना। हमने यही नहीं कहा भाई कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगा तो हम उसी को बोलते हैं रेजोनेंस। और ये याद रखना कि हमेशा सर फ्री इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन का वह इलेक्ट्रॉन जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं होता। छाप लो पहले, वह इलेक्ट्रॉन जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं होता। ठीक है ना, नोट करो भाई। चलो, हमें लग रहा है कि आप नोट कर लिए होंगे। तो ये आपका हो गया पाई गैप पाई कंजुगेशन। सेकेंड टाइप लिखो सेकेंड टाइप लिखिएगा पाई गैप लोन पेयर कंजुगेशन। सेकेंड टाइप लिखो पाई गैप लोन पेयर कंजुगेशन। सेकेंड टाइप लिखिए पाई गैप लोन पेयर कंजुगेशन। ठीक है, सेकेंड टाइप है पाई गैप लोन पेयर कंजुगेशन। अब इसके एग्जांपल देखो यार, C डबल बॉन्ड C O H है ना यहां पे लोन पेयर। बोलो और एग्जांपल एक देख लो। यहां देखो लोन पेयर। बोलो यार, ये आपका पाई हो गया, ये गैप हो गया और यहां पे देखो आपका ये लोन पेयर हो गया। और इसमें एग्जांपल लिख लो पहले यार।
ये लिखा रचना लेकर याद रखना हमेशा कि सर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है। जहां भी ऑक्सीजन लिखा रहेगा याद रखना सर इस पर 2 लोन पेयर होता है। और नाइट्रोजन पे सर 1 लोन पेयर होता है। चाहे यहां कुछ भी लगा लो NHCH3 तभी भी कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर रहेगा। या 2 अगर मिथाइल लगा दोगे सर तभी भी इस पर 1 लोन पेयर रहेगा। और नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेना सर, कहीं भी अगर C डबल बॉन्ड C हेलोजन लगा देते हो, हेलोजन सर इस पर 3 लोन पेयर होगा। कितना? 3 लोन पेयर। कुछ लोग दोस्त करेंगे सर यहाँ पे X क्या है? X का मतलब हो गया सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X का मतलब हो गया सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ इतना है बस। एक बात यहाँ याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है सर कि ऑलवेज 1 लोन पेयर इन्वॉल्व इन R, यानी रेजोनेंस में चाहे उसके पास कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। रेजोनेंस में जब भी इन्वॉल्व होगा तो सिर्फ 1 लोन पेयर। रेजोनेंस में जब भी इन्वॉल्व होगा तो कितने लोन पेयर भैया? सिर्फ 1 लोन पेयर। बस जब भी रेजोनेंस देखा जाएगा तो सर जितने भी उसमें इन्वॉल्व होंगे सर ऑलवेज कितने लोन पेयर? 1 लोन पेयर। चाहे ठीक है यहां पे सर 3 है, लेकिन जब भी रेजोनेंस में जाएगा सिर्फ 1 ही लोन पेयर जाएगा, 2 नहीं जाएंगे। है सर यहाँ पे 2 लोन पेयर, लेकिन रेजोनेंस में जब भी जाएगा सर तो 1 ही लोन पेयर जाएगा। अब नाइट्रोजन से मत कहना क्योंकि दोस्तों उसके पास सिर्फ 1 ही लोन पेयर है। अब कोई बचेगा भी नहीं ना। कोई बचेगा क्या? कोई बचा क्या? कोई समझ में आया? बचा क्या? देखो अब हम यहां सीखेंगे भाई कि सर इसमें कैसे मोर देन 1 स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। यहां पे हम क्या सीखेंगे सर यहां पर कैसे मोर देन 1 स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, यही सीखना है। ठीक है, देखो ये है ना, हम चाहते हैं पहले ये नोट कर लो तो इसको मिटा लेते तो हमें और स्पेस मिलेगा, ज्यादा स्पेस ना। और जब स्पेस हमको ज्यादा मिलेगा तो हम और ज्यादा लिखेंगे ना, आपको समझाएंगे। हमें जब और स्पेस मिलेगा तो हम और बताएंगे ना आपको। तो हम ये कोशिश करते हैं दोस्त कि आप लिखो पहले, सबसे पहले आप कोशिश करो लिखने के लिए कि सर इतना तो छाप लो पहले एग्जाम्पल। मुझे लग रहा है कि मिटाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग छाप लिए होंगे अब तक। देखो अब देखो यहां पे सवाल क्या है कि सर इस गैप में कौन अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, डबल बॉन्ड या फिर लोन पेयर। ये जो बीच में गैप है सर, ये गैप है, इसमें अपना इलेक्ट्रॉन कौन शिफ्ट करना चाहेगा? ये जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट करना चाहेगा या फिर जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है वो शिफ्ट करना चाहेगा? ये सवाल यहां पे इंपॉर्टेंट है कि सर ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, वो अपना इलेक्ट्रॉन गैप में शिफ्ट करना चाहेगा या फिर जो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना चाहेगा? आखिर इस गैप में अपना इलेक्ट्रॉन कौन शिफ्ट करना चाहेगा? सर जो लोन पेयर है वो शिफ्ट करना चाहेगा या फिर जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट करना चाहेगा? तो इसको समझा जाए थोड़ा कि भाई यहां पे आखिर कौन शिफ्ट करना चाहेगा, कौन है भाई जो शिफ्ट करेगा? समझे कुछ? इस गैप पे अपना लोन पेयर कौन शिफ्ट करना चाहता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब समझो थोड़ा, देखो भाई यहां देखो जो बना है भाई, ये C डबल बॉन्ड C बना है। यहां भी जो पाई बॉन्ड होगा थोड़ा समझना, वो ओवरलैपिंग के द्वारा बना होगा इस तरह से। और ये जो ओवरलैपिंग हुआ होगा यहां पे, उसमें 2 कार्बन इन्वॉल्व होंगे, यानी यहां जो पाई बॉन्ड बना होगा वह पाई बॉन्ड 2 कार्बन से, यानी 2 लोग उसको मिलकर पकड़ेंगे ना इस पाई बॉन्ड को। यहां जो पाई बॉन्ड बना होगा इस तरह से ओवरलैपिंग के द्वारा, इसमें 2 सेंटर इन्वॉल्व होंगे, दोनों कार्बन का p ऑर्बिटल इस मिलकर के पाई बॉन्ड बना रहा होगा। और यहां देखो जो लोन पेयर है वो सिर्फ एक ही एटम पे है, सिर्फ ऑक्सीजन पे है। सिर्फ किस पर?
ऑक्सीजन पे, जबकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो सर 2 कार्बन के बीच में बंधा हुआ है। और ये जो है वो एक ही एटम के ऊपर बंधा हुआ है, जबकि ये आपका सर 2 एटम के बीच में बंधा हुआ है। आप ही सोचो अगर कहीं जाना हो तो कौन जल्दी पहुंचेगा, बताओ भाई, ये वाला तो सर यहाँ पे आता है कि लोन पेयर। और जब इसको इधर शिफ्ट करोगे ये वाला बॉन्ड कहां चला जाएगा, इस साइड। मैं यहाँ पे CH2 नहीं लिखा हूं भाई, लिख दे रहा हूं पहले के स्ट्रक्चर में CH2CH। तो इतना याद रखना कि सर जो अपना लोन पेयर शिफ्ट करता है उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। नोट कर लो पहले इतना।